हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डीआर सारण और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। हिंदी विषय की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत, अभिनंदन। पिछली 5 कक्षाओं में हम लोग वर्ण विचार के संबंध में बातचीत कर रहे थे और वर्णमाला के संबंध में जितनी बातें हो सकती है, मुझे लगता है शायद उनमें कोई बात शेष नहीं रही हो। फिर भी कोई बात रही है तो हम लोग और किसी क्लास में उसको ले लेंगे, या फिर हम लोग आगे की जब बातें पढ़ेंगे तो उनके साथ साथ हम लोग वर्णमाला को भी शामिल करते चलेंगे। लेकिन एक बार मैं वर्णमाला की बात को पूर्ण मानता हूं और हम लोग एलडीसी के पाठ्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं चूँकि, और एलडीसी का जब आपने पाठ्यक्रम देखा है तो बात संधि से शुरू होती है। वर्णमाला की बात तो हमने अतिरिक्त की थी ताकि आपको अन्य जो टॉपिक हैं उनको समझने में कोई परेशानी ना हो। मैं आशा करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी। हम आज बात करेंगे संधि के संबंध में। संधि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं संधि की भूमिका थोड़ी सी आपको बताऊं कि संधि का क्या महत्व है। जब भी हम लोग हिंदी की व्याकरण पढ़ते हैं तो संधि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण अहम टॉपिक है। इसकी वजह यह है कि संधि का जो उपयोग है वो केवल संधि के प्रश्नों के लिए नहीं है कि संधि से जुड़ा प्रश्न अगर परीक्षा में आता है तभी हमारे संधि काम आती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। होता क्या है कि जब संधि की हम लोग बात करते हैं तो संधि की आवश्यकता और किन किन बातों को समझने में होती है, तो तमाम बातें हैं। मैं एक एक करके बताऊं। अगर जब आप लोग समास पढ़ेंगे तब आपके ध्यान में आएगा कि समास तभी समझ पाएंगे जब हमारे संधि समझ में आएगी। हम जब उपसर्ग की बात करेंगे तब भी आपको ध्यान में आएगा कि बिना संधि के उपसर्ग को समझना कठिन होता है। हम लोग प्रत्यय की बात करेंगे, हम लोग वर्तनी शुद्धि की बात करेंगे तो समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी शुद्धि सहित अन्य बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनको समझने में संधि की अहम भूमिका होती है। इसलिए संधि को आप ध्यान से समझिएगा। मैं संधि की शुरुआत से लेकर अंत तक की तमाम बातें, और मैं फिर कह रहा हूं कि वर्णमाला में जिस तरह से कई प्रकार के कन्फ्यूजन थे वो बात यहाँ भी पूर्ण रूपेण होगी। संधि में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको विभिन्न किताबों में, विभिन्न पुस्तकों में और विभिन्न विद्वानों से सुनने को मिलेगी। जब आप अलग अलग बातें पढ़ोगे, अलग अलग बातें सुनोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। हम उन सारी चीजों को अपने साथ सम्मिलित करते हुए सबके सार को समझेंगे और मैं आशा करता हूं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपको संधि के संबंध में किसी प्रकार की कोई शंका इस पूरी क्लास होने के बाद नहीं रहेगी। चलिए दोस्तों, आइए बात करते हैं संधि के बारे में। संधि को हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आए हैं। छोटी कक्षाओं से या उच्च प्राथमिक कक्षाओं से, प्राथमिक नहीं कहें तो उच्च प्राथमिक कक्षाओं से कम संधि को हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया और आज तक पढ़ते आए। आप लोगों को पता नहीं कितने साल हो गए पढ़ते हुए, लेकिन संधि को पूर्ण समझना बड़ा कठिन होता है। लेकिन अब आप चूंकि कंपटीशन के एग्जाम्स में आ चुके हैं तो आपको पूरा समझना पड़ेगा। केवल संधि की परिभाषा रट लेना, संधि के प्रकार समझ लेना या फिर 2-4 उदाहरण रट लेना, उससे संधि पूर्ण नहीं हो जाती। प्रश्न बहुत गहराई वाले आएंगे, प्रश्न बहुत गंभीर आएंगे। इसलिए निवेदन रहेगा कि आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें, मेरे साथ बने रहिए। हम लोग कोशिश करेंगे पूरी बात को समझने की। चलिए आइए दोस्तों, बात करते हैं संधि की। मैंने संधि लिख करके संधि की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो संधि को हम लोग 2 प्रकार से लिख सकते हैं। संधि जो शब्द है इसमें वो बात हम वर्णमाला में कर चुके हैं कि चाहे अनुस्वार का प्रयोग कर लें और चाहे न आधे का प्रयोग कर लें, क्योंकि मैंने कहा था पंचम वर्णों की जगह अनुस्वार का उपयोग किया जा सकता है। तो संधि को चाहे ऐसे लिखें और चाहे ऐसे लिखें। संधि खुद का अगर विश्लेषण करें तो ये होता है सम, धन, धी। सम अपने आप में एक उपसर्ग है। सम का मतलब होता है सम्यक रूप से, या हम लोग कहते हैं अच्छी तरह से या ठीक तरह से तालमेल बिठाना, ठीक तरह से सामंजस्य और समन्वय स्थापित करना, उसको हम लोग संधि कह सकते हैं। संधि को हम लोग व्यवहारिक रूप में अगर बात करें तो आप लोग इतिहास पढ़ते होंगे। अगर इतिहास में हम लोग जब राजा महाराजाओं के युद्धों के बारे में पढ़ते हैं तो हर युद्ध के बाद कोई ना कोई संधि हुई है। पहले 2 राजा लड़े, फिर उनके क्या हुई, संधि। अपने परिवेश में भी जब 2 आदमी झगड़ जाते हैं तो झगड़ने से क्या होता है, उनके बीच दूरी बढ़ती है, लेकिन बाद में
उनका समझौता करवाया जाता है। उस समझौते को हम लोग राजीनामा कहते हैं, और वो राजीनामा, वो समझौता, वही क्या होती है, संधि होती है। मेरे दो हाथ हैं, अलग अलग हैं, इनको ये मैंने मिलाया तो दोनों हाथों की क्या हुई, संधि। तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मिलना। क्या होता है, मिलना। क्या मिलते हैं, वर्ण मिलते हैं। क्या मिलते हैं, संधि का शाब्दिक अर्थ है मिलना, या कहते हैं मेल, या क्या कहते हैं, योग या जोड़। तो मिलना, मेल, योग, जोड़, ये सभी जो हैं वो संधि के शाब्दिक अर्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। एक ये मेल है, कहीं इसको ये मत समझ लेना कि ये बनना, ये अलग शब्द है। मैं पहले ही बता चुका हूं, हिंदी में बहुत सूक्ष्म बातें हैं जिनको समझना जरूरी है। तो मैं कह रहा हूं संधि का अर्थ है मेल, न कि मैल। एक तो एक ही मात्रा वाला है और एक ही मात्रा वाला है, दोनों का अर्थ है। इस मेल का अर्थ है मिलना, और उस मैल का अर्थ क्या है, वो गंदगी। हम लोग कपड़े पहनते हैं तो कपड़ों पे क्या लग जाता है, मैल। तो मैल और मेल, तो संधि क्या है, मेल है। किसका मेल है, वर्णों का मेल है। मैं एक एक बात को समझाने का प्रयास करूंगा, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, मेल। मेल का मतलब मिलना। कौन मिलता है, वर्ण। कौन मिलते हैं, वर्ण मिलते हैं। और वर्णमाला को हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, अ से लेकर और लास्ट तक, जिनकी संख्या हम लोग 33, 44 से लेकर 50, 60 तक भी हम लोग लेकर गए। उन तमाम चीज़ें जो इतनी भी है ना, वो सारे वर्ण हैं। तो वर्णों का मेल है। किसका मेल है, इस बात पे जोर इसलिए दे रहा हूं कि जब हम लोग समाज की बात करेंगे, समाज की परिभाषा की बात करेंगे, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग ये कहेंगे कि समाज क्या है, समाज शब्दों का मेल है। कई बार हम लोग भूलवश शब्द और वर्ण को एक दूसरे के साथ मिक्स कर देते हैं, जो गलत है। वर्ण अलग चीज है, शब्द अलग चीज है। इसलिए याद रखिएगा, संधि और समास में मुख्य अंतर यही है कि संधि जो है वो किसका मेल है, वर्णों का मेल है, जबकि समास है वो किसका मेल है, शब्दों का मेल है। तो संधि वर्णों का मेल है दोस्तों। अब वर्ण का मतलब क्या हुआ, वर्ण को हम लोग कितने भागों में डिवाइड करते हैं। मैंने जब वर्णमाला की डिवाइडेशन किया था तो मैंने आपको 3 भाग बताए थे। कौन कौन से, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। आपको याद होगा, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। और अयोगवाह में मैंने क्या बताया था, अनुस्वार और विसर्ग। अयोगवाह में 2 चीजें आती हैं, अनुस्वार और विसर्ग। और इस प्रकार अब हम लोग वर्णों को कितने भागों में बांटे, मैंने उस दिन भी बताया था कि मुख्य रूप से 2 भाग ही होते हैं, स्वर और व्यंजन। और तीसरा भाग कौन सा मान सकते हैं, अयोगवाह। अयोगवाह के दोनों भागों को अलग अलग माने अगर, तो 4 भाग भी हो सकते हैं। 4 भाग कौन से, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार और विसर्ग। लेकिन यहां हम जब बात करेंगे, वो वर्णमाला की बात अलग थी, संधि के संदर्भ में हम लोग जब बात करेंगे तो वर्ण का मतलब है वो 3 चीजों से है। कितनी चीजों से है, संधि के संदर्भ में जब बात करोगे तो वर्णों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। 3 भाग कौन कौन से, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। इस बात को ठीक से याद रखने की आवश्यकता है। संधि को जब बांटेंगे तब भी उसके 3 भेद होंगे, और वो 3 भेद इस आधार पर ही बने हुए हैं कि हमने पूरी वर्णमाला को संधि के संदर्भ में 3 हिस्सों में बांट रखा है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ये बात याद रखनी है। अगली बात यह है, मैंने एक लाइन लिखी है, सुनना बात को इसको, कि उच्चारण और लेखन में परिवर्तन, विकार या कोई बदलाव आ जाता है। 2 शर्तें हैं। संधि की परिभाषा जब कहीं लिखी मिलेगी आपको किताबों में, तो ऐसे लिखाएगा कि 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। एक पंक्ति में कहें तो ऐसे कहेंगे, जब 2 वर्ण एक दूसरे के निकट आते हैं, उन दोनों का जब मेल होता है, उस दौरान जो विकार आता है, विकार शब्द महत्वपूर्ण है। विकार का अर्थ है परिवर्तन, परिवर्तन का अर्थ है बदलाव। तो जब जो बदलाव आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो संधि की 2 शर्तें हैं। 2 शर्तें ये है, एक तो संधि में किसका मेल होता है, वर्णों का मेल होता है। लेकिन केवल वर्णों का मेल होने से संधि नहीं होती, वर्णों के मेल के साथ एक आवश्यक शर्त जुड़ी हुई है। वो शर्त यह है कि क्या, विकार या परिवर्तन। यदि वर्णों का मेल हुआ लेकिन वहां कोई विकार या किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया तो हम लोग उसको संधि नहीं कहेंगे दोस्तों। तो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन, जो बदलाव जो आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं दोस्तों। मैंने इधर 2 उदाहरण दिए हैं, आप इस उदाहरण को समझना। मैंने बहुत सामान्य उदाहरण दिए हैं, आगे हम लोग थोड़े कठिन शब्दों की बात करेंगे। ये बहुत सामान्य शब्द हैं। जैसे लिखा मैंने देव और आलय, एक लिखा मैंने वाक, धन, ईश। देव, धन, आलय। अब
मैं फिर कह रहा हूं कि विद्यालय का संधि विच्छेद हमें उस दौर में भी आता था जब हमें संधि के नियम कायदे मालूम नहीं थे। मैं फिर कह रहा हूं, जिसको भाषा के शब्दों की वर्तनी ठीक से आती है, जिनको शुद्ध रूप में लेखन आता है, शुद्ध रूप में उच्चारण आता है, वो बिना व्याकरण के नियमों के भी सारी बातों को समझ सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि संधि के या कोई भी जब नियम कायदे बने तो नियम कायदे किसी व्यक्ति ने बैठ करके नहीं बनाए। भाषा में जिस तरह के परिवर्तन आए उसके आधार पर नियमों को तय किया गया। नियमों से भाषा नहीं बनी, भाषा के आधार पर क्या बने, नियम बने। इसलिए बात को समझना कि देव धन आलय, इसको जब आप बनाएंगे तो हम लोग सब जानते हैं, संधि के नियमों की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं। क्या बनेगा, देवालय। क्या बनेगा, देवालय। हम लोग मंदिर को कहते हैं, देवता का जो घर है उसको हम लोग मंदिर को देवालय कहते हैं। वाक धन ईश, ये भी उदाहरण आपने शायद कहीं पढ़ा होगा, मैं आगे पूरी बात करूंगा। क्या बनेगा, वागीश। इन दोनों उदाहरणों को ठीक से देखना। मैं क्या कह रहा हूं, वर्णों का मेल होता है। अब एक कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। मैं बात तो कह रहा हूं कि वर्णों का मेल होता है। मैंने जो लिखा है ना देव, ये देव क्या है, शब्द है। आलय, आलय क्या है, शब्द है। वाक शब्द है, ईश शब्द है। बात को गौर करना, जब मैं संधि को वर्णों का मेल बता रहा हूं तो मैं शब्द क्यों लिख रहा हूं, आएंगे तो शब्द ही। क्यों, क्योंकि वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए वह सार्थक शब्द ही आएगा। लेकिन लिख तो शब्द रहा हूं, लेकिन क्या कह रहा हूं कि वर्णों का मेल है। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा इसलिए हो सकता है कि पूरे शब्द का संधि में कोई योगदान नहीं होता। तो क्या होता है, पहले शब्द का, मैंने एक लाइन लिख रखी है, इस बात को सुनना, कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दो शब्द होते हैं, संधि होने के लिए कम से कम दो शब्दों का या दो वर्णों का होना जरूरी है। तो जब दो शब्द लिखते हैं तो शब्द, मैंने कहा पूरे शब्द का संधि में कोई मतलब नहीं होता। तो किसका मतलब होता है दोस्तों, पहला शब्द जो होता है, पहले शब्द का तो अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। इस बात को ठीक से याद रखने की आवश्यकता है। ट्रैक्टर के पीछे हम लोग जब ट्रॉली जोतते हैं तो ट्रैक्टर का जो आगे वाला हिस्सा है और ट्रॉली का जो पीछे वाला हिस्सा है वो थोड़ी जुड़ते हैं आपस में, उनका क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है। ट्रैक्टर का तो पिछला हिस्सा और ट्रॉली का अगला हिस्सा, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। और वही बात किस में लागू होती है, संधि में लागू होती है। संधि में क्या होता है, जो पहला शब्द है वो ट्रैक्टर है तो उसका अंतिम भाग अर्थात पहले शब्द का अंतिम वर्ण और पिछली जो ट्रॉली है यानी दूसरा शब्द जो है उसका प्रथम वर्ण। याद रखिएगा बात को, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इन्हीं की आपस में संधि होती है। मैं पुनः शब्दों पे आ रहा हूं। देव धन आलय जब आप लिखा तो हम लोग बात किसकी करेंगे, मैं पहले शब्द के अंतिम वर्ण की बात कर रहा हूं। पहला शब्द देव है और देव का अंतिम वर्ण व है और दूसरा शब्द आलय है, आलय का पहला वर्ण आ है। इसका मतलब संधि सिर्फ किसकी हो रही है, व और आ, व और आ, इन दोनों की संधि हो रही है। और व और आ की संधि जब होगी तो क्या बनेगा, वा बनेगा। बाकी ये दे लिखा था, दे का दे पड़ा है, या ल य था, ल य पड़ा है। बताओ इस दे और लय इन दोनों में कोई परिवर्तन आया, नहीं आया। इसलिए लिखते तो हम लोग शब्द हैं लेकिन संधि किसकी होती है दोस्तों, वर्णों की होती है। ऐसे ही वही बात यहां है, इस वा में कोई परिवर्तन नहीं आया, वा था, वा पड़ा है। ये स है तो स पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। मिले कौन, क और ई, अर्थात पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ये दोनों जब मिले आपस में तो एक क किसमें बदल गया, ग में बदल गया। क्यों बदल गया वो हम लोग नियमों में बात करेंगे, बाद की बात है। लेकिन ग के साथ ई जुड़ा तो ये क्या बन गया, गी बन गया, वागीश। वागीश। तो संधि के बारे में इस पृष्ठ पर इतनी बात है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या योग। मेल किसका, वर्णों का। और वर्णों के मेल के साथ एक अनिवार्य चीज क्या है, वर्णों के मेल के दौरान कोई ना कोई परिवर्तन या कोई ना कोई विकार आएगा। और विकार आएगा तभी हम लोग उसको संधि कहेंगे, विकार नहीं आएगा तो उसको हम लोग संधि नहीं कहेंगे। और दूसरी बात एक थी, वर्ण से आशय यहाँ पर है स्वर, व्यंजन और विसर्ग। संधि के संदर्भ में वर्णों को 3 भागों में बांटेंगे। और अगली बात लास्ट वाली थी कि जब संधि करते हैं लिखते क्या है, शब्द है, लेकिन जुड़ते क्या है, वर्ण है। इस रूप में जुड़ते हैं कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ये आपस में जुड़ते हैं। शब्द के शेष हिस्से का संधि में कोई रोल, कोई भूमिका, कोई महत्व, कोई योगदान नहीं होता। मुझे लगता है ये बात आपके समझ में आई होगी। चलते हैं अगली बात पर। अगली बात देखिए, यहां मैंने 2 बातें और लिखी है, उनको भी ध्यान से सुनिएगा। क्या है, एक लाइन को पढ़ रहा हूं मैं कि वर्णों के मेल के दौरान जब वर्ण मिलते हैं उस दौरान कोई विकार न आए
तो उसको हम लोग संयोग मानना चाहिए। ध्यान देना बात पे, मैं पहले भी कह चुका हूं कि संधि में वर्णों के मेल के साथ जरूरी बात क्या है, वहां कोई न कोई विकार या कोई परिवर्तन आना चाहिए, तभी हम लोग संधि कहेंगे। यदि वर्णों का मेल तो हो गया लेकिन वहां किसी प्रकार का कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं हुआ तो हम लोग उसको संधि नहीं कहेंगे। तो क्या कहेंगे उसको दोस्तों? ये संयोग कहेंगे। क्या कहेंगे? मैं अच्छी तरह बात करने वाला हूं कि संयोग और संधि में क्या अर्थ है। संयोग का मतलब भी मिलना होता है, संधि का अर्थ भी मिलना होता है, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि संधि में विकार सहित परिवर्तन होता है, वहां कोई विकार आता है, जबकि संयोग है वो बिना किसी विकार के ही परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं होता, बिना विकार के ही उनका मेल हो जाता है। जब वर्णों का मेल होते समय कोई विकार आ जाए तो संधि है, वर्णों के मेल के दौरान कोई विकार नहीं आए तो वो संयोग है। मैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से ये बात को स्पष्ट करूंगा, इधर इस बात को मेरी अच्छी तरह से ध्यान देना। मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं कि संधि और संयोग में अंतर क्या है। यह जरूरी बात क्यों है कि परीक्षा में कई बार इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि 4 शब्द दे दिए और पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा शब्द संधि युक्त है या कौन सा शब्द संधि युक्त नहीं है, या कौन से शब्द में संयोग है और कौन से में संयोग नहीं है। यह बात तभी समझ में आएगी आपके, आप उस शब्द की तभी छटनी कर पाएंगे जब आपको संयोग और संधि में अच्छी तरह उदाहरण अंतर समझ में आ जाएगा। तो अंतर को समझिएगा आप लोग, कोई किंतु परंतु नहीं रहना चाहिए। ध्यान रखना दोस्तों, अगर आज तक रहा है तो रहा है, लेकिन आज नहीं रहना चाहिए। ध्यान देना कि संयोग और संधि में अंतर क्या है, परिभाषा बता चुका मैं। वर्णों का मेल तो संयोग में भी होता है, वर्णों का मेल संधि में भी होता है, मगर क्या, मगर ये कि संधि में कोई न कोई विकार या परिवर्तन आता है, जबकि संयोग में कोई विकार या परिवर्तन नहीं आता। मैंने दोस्तों 3-4 उदाहरण लिखे हैं, उदाहरणों को समझना। मैं अभी संधि के नियमों की बात नहीं कर रहा हूं, कौन किस में बदल रहा है, वो बात आगे की है। मैंने बहुत सिंपल उदाहरण दिए हैं कि पुस्तक, धन, आलय, बहुत अच्छा सुन रखा है। मैं कह रहा हूं पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? क, और दूसरे का प्रथम वर्ण क्या है? आ। तो ये दोनों मिलेंगे, क और आ, और क्या मिल गया? का। बाकी लय का लय पड़ा है और पुस्त का पुस्त पड़ा है, शब्द क्या बना? पुस्तकालय। पुस्तक, धन, आलय, पुस्तकालय। अगला उदाहरण, जगत, धन, ईश। पहले शब्द का अंतिम वर्ण त और दूसरे का प्रथम वर्ण ई। अब यहां त संधि के अंदर किसम बदलता है? द बदलता है, और द के साथ ई की मात्रा लगती है, क्या बन जाता है? डी बन जाता है। मैं जिन पे गोला बना रहा हूं उनकी संधि हुई है दोस्तों, समझना बात को। अगला, यहां क्या है? ये विसर्ग है और यहां क्या है? ते है। ध्यान देना, तो ये विसर्ग था ना, विसर्ग, इस विसर्ग की जगह क्या हो गया? स हो गया। इन 3 उदाहरणों में आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं? पुस्तक, धन, आलय, ये दोनों मिलकर के ये एक बन गया, ये दोनों मिलकर के क्या बन गया? ये एक बन गया। और या इस विसर्ग था ना, इस विसर्ग की जगह क्या हो गया? ये स हो गया। कौन सा स हो गया? ये दंत्य स हो गया। मैंने कल भी बताए थे 3 स हैं, हालांकि उनका उच्चारण जो है ना वो थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं ना, ऐसे बोलते हैं, प्रयास करें तो शंकर, शंकर, शंकर। एक होता है छटकोण और एक होता है सड़क। स और स बिल्कुल इजी है। तो दंत्य स। अब इन 3 उदाहरणों को देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं आप लोग? यहां विकार है कि नहीं, बताओ आप? यहां कोई परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी हां, इन 3 उदाहरणों में परिवर्तन आ रहा है परिवर्तन। 2 मिलकर के एक बन रहे हैं। यहां त दम बदल रहा है या विसर्ग सम बदल रहा है, यही तो परिवर्तन है। आपको ये समझना जरूरी है कि परिवर्तन है क्या। तो ये परिवर्तन है, इसलिए इन 3 शब्दों में क्या है? पुस्तकालय, जगदीश और नमस्ते। इन तीनों को हम लोग देखेंगे तो इनमें विकार उत्पन्न हुआ है और विकार या परिवर्तन आया है। इसका मतलब यह है कि इन तीनों उदाहरणों में क्या है? संधि है। तीनों संधि के उदाहरण हैं। लेकिन अगले 2 उदाहरण देखिए आप लोग, जल और धारा। देखिए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ल, दूसरे शब्द का पहला वर्ण धा। मेरी बात सुनना इधर, जल और धारा दोनों मिले तो क्या बने? जल धारा। बताओ इन दोनों में क्या परिवर्तन आया? बताओ। उधर भी जल धारा, यहां भी क्या लिखा है? जल धारा। सिर्फ बीच में जो प्लस का जो धन का निशान था वो हट गया, दोनों की सिरों रेखा क्या हो गई? एक हो गई। ये परिवर्तन नहीं है। बीच में से धन का चिन्ह हटना या सिरों रेखा का एक हो जाना ये परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आता दोस्तों। तो परिवर्तन यहां कुछ हुआ ही नहीं। जल जल, धारा धारा, कोई परिवर्तन नहीं। इसका मतलब यहां परिवर्तन हुआ नहीं, और परिवर्तन नहीं हुआ मतलब उदाहरण किसका है? ये संयोग का उदाहरण है। अगले उदाहरण को देखना, यहां बहुत गहरी बात है। कई बार आपको लगता है कि वहां परिवर्तन हुआ ही नहीं, फिर भी आपको लगता है हाँ परिवर्तन हुआ है। वो उदाहरण इसको समझना आप लोग। ये लिखा है दुर्धन अवस्था।
क्या है ये? र। र हलंत है, र आधा है, और ये क्या है? अ है। अब बात सुनना दोस्तों, और यहाँ ये दू का तो दू पड़ा है, चलो छोड़ो, ये वस्था का वस्था पड़ा है, यहाँ क्या लिखा है? र। मैंने घेरा बनाया, ध्यान देना, र अलंत धन अ, और यहाँ क्या लगा? र। आपको लगता है कि दोनों मिल करके क्या हो गया? ये एक बन गया। क्या बन गया? एक। तो आप प्रथम दृष्टया कई लोगों को लगेगा कि यहाँ परिवर्तन आ गया, लेकिन दोस्तों हाँ, इस उदाहरण में परिवर्तन नहीं आया। यदि दुर्वस्था शब्द आता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। ये संयोग का उदाहरण है। क्यों नहीं आया बताऊं मैं आपको। क्यों परिवर्तन आया? कैसे? इस र में स्वर था नहीं, और यहाँ अस्वर था ना, तो अस्वर जब र के साथ लगा तो र का हलंत हट गया, र में जब अस्वर आ गया तो र पूरा हो गया। इसको हम लोग दोस्तों परिवर्तन की श्रेणी में नहीं मानते, इसलिए दुर्वस्था शब्द जो है ना, इसमें भी क्या है? संयोग है, संधि नहीं। इसको हम लोग परिवर्तन की श्रेणी में नहीं मानते। ये वर्तने की दृष्टि की शुद्धि से बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। कई लोग इसको दुरावस्था लिख देते हैं। दुरावस्था वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि दुर और धन अवस्था, ऐसा करते हैं तो बिल्कुल दुरावस्था बनता है। लेकिन उपसर्ग है दुर, उस दुर में उपसर्ग है ना, उसमें र में क्या है? हलंत है, और जब हलंत होगा तो अधन अ आ कैसे हो जाएगा? यहाँ अ है ही नहीं, और ये अ इसमें मिलेगा तो र पूरा होगा, इसलिए सही शब्द क्या है? दुर्वस्था। तो दोस्तों संधि और संयोग में क्या अंतर है, इसको आपको ठीक समझना है। मैंने 4-5 उदाहरण दिए हैं, इसके अलावा बाकी उदाहरण आप लोग विभिन्न किताबों में पढ़ेंगे। मैं आगे भी बहुत सारी बातें करूंगा। तो संधि और संयोग का अंतर आपके समझ में आना चाहिए दोस्तों। और मैंने यहाँ 3 चीजें और लिखी है। परिवर्तन बड़ा व्यापक शब्द है। परिवर्तन का अर्थ मैं केवल ये नहीं कह रहा हूं कि ये विसर्ग सम बदल गया, तो इसमें बदल गया, ये दोनों जुड़ गए, केवल इतना ही विकार नहीं है। इसके अलावा 3 बातें मैंने लिखी है। एक तो आदेश, एक आगम और एक लोप। ये भी विकार या परिवर्तन की श्रेणी में आते हैं। मैं अच्छी तरह बता रहा हूं आपको, सुनिएगा बात को। आदेश का मतलब होता है वहां पर जो परिवर्तन पूर्ण रूप से बदल जाता है, जो वहां जो वर्ण जो मिलते हैं आपस में, उनमें पूरी तरह बदलाव आ जाता है, तो वो कहलाता है आदेश। ये चीजें आप भले याद नहीं रखें, लेकिन मैं बता रहा हूं कि विकार में कौन कौन सी चीजें शामिल होती है। हाँ, तो एक तो होता है पूर्ण रूपेण बदल जाना, एक होता है आगम। आगम का मतलब होता है आगमन होना। आगमन का मतलब आना। कोई ऐसा वर्ण होता है जो कहीं से आकर के उनके बीच में बैठ जाता है, तो उसको आगम कहते हैं। और एक होता है लोप। लोप का मतलब होता है लुप्त होना। लुप्त का मतलब गायब होना। कई बार 2 शब्द जब जुड़ते हैं आपस में तो एकाध वर्ण क्या हो जाता है, वहां उसका लोप हो जाता है, वो लुप्त हो जाता है। तो आगम होना, लुप्त होना या आदेश होना, ये तमाम चीजें भी किस में आती है? विकार में आती है। मैं 3 उदाहरण लिख रहा हूं, बात को समझना। एक उदाहरण लिखा उज्ज्वल। नियमों को मारो गोली। नियमों की बात हम लोग जहां जरूरत होगी वहां करेंगे। एक बार तो हम लोग समझ रहे संधि का फंडा क्या है, इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो उज्ज्वल शब्द है, उज्ज्वल जो उज्ज्वल का संधि विच्छेद बहुत सारे लोग जानते हैं कि उद धन ज्वल होता है। हालांकि कई किताबों में आपको इस उद की जगह उत भी लिखा मिलेगा, जो गलत है। हालांकि उद और उत ये एक ऐसा विवाद का विषय है जिसको लेकर हम लोग एक दिन विशेष चर्चा करेंगे। इसी संधि को जब पढ़ेंगे तो उद और उत, तद, तत्, सद, सत्य, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उपसर्ग हैं जिनको लेकर हम बात करेंगे, क्या सही है क्या गलत है। ध्यान देना बात पे। चलिए, ये उद धन ज्वल। अब यहां क्या हुआ मालूम है? ये ज्वल है ज्वल, ये ज्वल का तो चलो भैया ज्वल पड़ा है, ठीक है, ये ऊ का ऊ पड़ा है, लेकिन यहां क्या था? यहां ये द था और यहां क्या हो गया? ज हो गया। तो द की जगह जो ज हुआ, बताओ द किस में बदल गया? ज बदल गया। ये पूरी तरह बदलाव है कि नहीं है? तो इस प्रकार का जो बदलाव है वो किस में आता है? विकार में आता है। यहां देखें, आगमन की बात करें, कोई वर्ण ऐसा होता है जो 2 शब्दों को नजदीक आते हैं तो उनके बीच कोई न कोई जो वर्ण है वो आकर के टपक जाता है, चिपक जाता है बीच में, उसको आगमन कहते हैं। जैसे बहुत अच्छे उदाहरण है स्वच्छंद। स्वच्छंद का जब आप संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों तो वो स्वधन छंद होगा। स्व और छंद, अब इनके बीच में च है ना, च, इस च का क्या हो जाता है? आगम हो जाता है। शब्द क्या थे? स्व और छंद, जिन दोनों को मिलाया तो बीच स्वच्छंद, स्वच्छंद, च का आगम हो गया। परिष्कार का दोस्तों संधि विच्छेद करें तो होता है परि और धन कार। परिधन कार, किसका आगम हो गया? स का आगम हो गया। इसको दोस्तों कई लोग संधि विच्छेद ऐसे भी करते हैं कि परि ही धन कार, मतलब अर्थात या विसर्ग लगा देते हैं, जो क्या है? गलत है।
पर ही कोई उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग जो है परी है, उसमें विसर्ग का प्रयोग कहीं भी नहीं होता, तो स का आगम होता है। संस्कृत आप बहुत सारे लोग जानते हैं, संस्कृत का संधि विच्छेद होता है वो सम धन कृत होता है। अब कृत का तो कृत रहता है, सम का जो म है वो तो बदल जाता है किसमें, अनुस्वार में, और बीच में कौन आ गया, ये स आ गया। मैंने 3 गोले बनाए हैं, च छ और स, इन तीनों का क्या हुआ, आगमन, तो इसको क्या कहते हैं, आगम। एक होता है लोप, लुप्त होना बता दिया मैंने आपको। इसका संधि विच्छेद करेंगे ना, सामान्यतः तो पक्षी शब्द पक्षी वो इस प्रकार होता है, मेरी बात सुनना दोस्तों, पक्षी शब्द में क्षी बड़ी होती है, लेकिन संस्कृत की संधियां हैं, चूंकि हम लोग जब हिंदी में संधि की बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा बात को, जब हम लोग संधि की बात कर रहे हैं तो संस्कृत की ही संधियां पढ़ रहे हैं हम लोग। संस्कृत की संधि में और हिंदी की संधि में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, कुछ बातें हिंदी ने संस्कृत से ग्रहण की और कुछ बातों को छोड़ा भी है, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी जो वहां से उसी रूप में यहां आ गई। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पक्षिन क्या होता है, पक्षिन, पक्षी धनराज नहीं है, पक्षिन धनराज, लेकिन बना तो पक्षी राज हो गया, न का क्या हो गया, लोप हो गया दोस्तों। तो आगम, लोप, आदेश या फिर इस प्रकार के जो परिवर्तन हैं, ये तमाम बातें परिवर्तन और विकार की श्रेणी में आती है दोस्तों। तो लास्ट सारांश यही कह रहा हूं कि परिभाषाएं ज्यादा मायने नहीं रखती, आपको संधि और संयोग का अंतर समझ में आना चाहिए। परिवर्तन होता क्या है, वर्णों का मेल होता है, परिवर्तन आता है, विकार आता है, चाहे वो आगम के रूप में हो, चाहे लोप के रूप में हो, चाहे आदेश के रूप में हो या अन्य किसी रूप में हो, वो तमाम चीजें जो है वो संधि मानी जाएगी। जबकि वर्णों के मेल के दौरान किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न आए तो वो क्या है, संयोग है दोस्तों। तो संयोग और संधि को ठीक से समझना, नहीं तो कई बार बहुत आसान प्रश्न होते हैं वो परीक्षा में गलत हो सकते हैं। चलिए दोस्तों आगली बात करते हैं, हाँ आगे आते हैं बात को। अब बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है दोस्तों, बात तो सारी महत्वपूर्ण है, मैं बार बार कह रहा हूं कि महत्वपूर्ण बात आ रही है, महत्वपूर्ण बात आ रही है। आपको लगता है कि सारी बातें महत्वपूर्ण कैसे है, महत्वपूर्ण है तभी तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। ये बातें जो महत्वपूर्ण नहीं होती हम चर्चा नहीं करते। मैं एक चीज आपको और बता देता हूं, मैं कोई विद्वान नहीं हूं और मैं कोई आपको विद्वान बनाना नहीं आया, लेकिन बहुत सारी बातें हैं आपके और मेरे बीच जो गैप है, आप जो जितने लोग मेरे को सुन पा रहे हैं, मुझे लगता है आप में से बहुत सारे ऐसे भी विद्वान लोग हैं जो मुझसे कई गुना अधिक जानते हैं, लेकिन कई लोग मुझसे जूनियर भी हो सकते हैं। इसलिए जिस आदमी ने जितनी अधिक ठोकरें खाई, जिस आदमी ने जितना अधिक अनुभव लिया है, उस आदमी का नॉलेज उतना ही बढ़ जाता है। इसलिए मैं सिर्फ अनुभव बांट रहा हूं, मैं कोई ज्ञान नहीं बांट रहा दोस्तों। इसलिए मैं बहुत छोटी छोटी बातें कर रहा हूं, बातों को समझिएगा। अब मैं ये जो प्रश्न है इसको, स्क्रीन को आप ध्यान से देखिएगा, मैं पूरी पूरी बातें सार के रूप में बताने वाला हूं आपको दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे कि संधि क्या है, वर्णों का मेल है। संधि क्या है, वर्णों का मेल है। वर्ण से आशय कितनी बातें होते हैं, 3 बातों से, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है दोस्तों, तो एक तो मैं लिख रहा हूं, मैं 3 चीजें लिख रहा हूं मैं। एक तो वर्णों के मेल की स्थिति, मैंने कहा संधि वर्णों का मेल है, लेकिन कौन से वर्ण मिलते हैं आपस में, किस तरह मिलते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो एक तो संधि वर्णों के मेल की स्थिति, और दूसरा है संधि का प्रकार, और तीसरा है उदाहरण। इस पूरे इस व्हाइट जो आप बोर्ड देख रहे हैं, ये 3 भागों में बंटा हुआ है। दोस्तों देखिए, इधर तो लिखा है वर्णों के मेल की स्थिति, इधर लिखा है संधि का प्रकार, और इधर क्या लिखा है, उदाहरण। ये श्यामपट पर जो, सॉरी श्यामपट बार बार आ जाता है, मैं इसको व्हाइट बोर्ड कह सकता हूं या इस स्क्रीन को कह सकता हूं। इस स्क्रीन पर 3 चीजें हैं, उनको आप ध्यान से समझिएगा। मैं लंबी लंबी परिभाषाएं, लंबी लंबी लाइनें नहीं बताऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं, लाइनें हमने बहुत रट ली, हमें कंसेप्ट क्लियर करना है, तो इसलिए सार में बात समझनी है। तो वर्णों के मेल की स्थिति, वर्ण किस किस प्रकार से मिल सकते हैं दोस्तों, मैंने अच्छा लिखा है 1 2 3 4 5 6 6 स्थितियां हैं, कोई 7वीं स्थिति नहीं हो सकती। वर्ण जब आपस में मिलेंगे, वर्णों का मेल 6 प्रकार से हो सकता है, 7वीं कोई स्थिति नहीं है दोस्तों। 6 स्थिति कौन कौन सी, स्वर धन स्वर, याद रखना बात को, स्वर धन स्वर। दूसरा है व्यंजन धन स्वर, तीसरा व्यंजन धन व्यंजन, चौथा स्वर धन व्यंजन, पांचवा विसर्ग धन स्वर, और छठी विसर्ग धन व्यंजन। इन बातों को आप लोग कैसे याद रखोगे, बहुत आसान होगा, बताऊंगा मैं अगली बात में। चलिए, स्थितियां कैसे है, वर्ण जब मिलते हैं ना, तो या तो दोनों ही स्वर मिलते हैं आपस में, तो हो गया स्वर प्लस स्वर। दूसरी 3 स्थिति ऐसे है कि दोनों में से एक क्या हो, व्यंजन हो, एक व्यंजन हो और एक क्या हो, स्वर। तो उसको उल्टा पुल्टा कर दे तो क्या हो जाता है, या तो स्वर प्लस व्यंजन या व्यंजन प्लस स्वर, या कई बार दोनों ही व्यंजन भी हो सकते हैं। मैंने कॉलम बना रहा हूं, यहां तो मैंने एक ही लिखा, इन तीनों के लिए मैंने लाइन खींची है, ध्यान देना। इसका मतलब ये तीनों का एक समूह है,
व्यंजन प्लस स्वर, स्वर प्लस व्यंजन, या व्यंजन प्लस व्यंजन। अर्थात दो में एक तो दोनों ही स्वर हो, एक दोनों में से एक व्यंजन हो, या कई बार दोनों ही व्यंजन हो सकते हैं। जो भी हो, एक व्यंजन शामिल होता है। और तीसरी स्थिति, इन दोनों को मैंने अलग से लिखा है, विसर्ग प्लस विसर्ग, आप समझते हैं, दो बिंदु लगते हैं, विसर्ग प्लस स्वर और विसर्ग के साथ व्यंजन। ये 6 कुल वर्णों के मेल की स्थिति है, 7वीं कोई कंडीशन नहीं है। इधर आते हैं हम लोग संधि के प्रकार की। मैं पूरी बात इसलिए लिख रहा हूं कि आपको किसी बात की परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई पूछ ले कि स्वर संधि क्या है, देखना बहुत आसान है। मैंने यहां लिखा स्वर संधि और इधर एक ही निशान बनाया है। इसका मतलब यह है कि स्वर संधि में वर्णों के मेल की एक ही स्थिति है, और वो कौन सी स्थिति है? स्वर प्लस स्वर। इसका मतलब यह है कि स्वर के साथ जब स्वर जुड़ता है तो वो संधि कौन सी होती है दोस्तों? स्वर संधि होती है। बस एक ही स्थिति है, नई कोई बात नहीं है। फिर व्यंजन संधि में आते हैं। अब नाम से स्पष्ट है, स्वर का मतलब दोनों ही स्वर होते हैं। व्यंजन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वहां कोई ना कोई व्यंजन होगा। और व्यंजन कितना होगा? व्यंजन एक भी हो सकता है, व्यंजन दो भी हो सकते हैं। तो तीनों स्थिति बता दी, व्यंजन प्लस स्वर, या स्वर प्लस व्यंजन, या व्यंजन प्लस व्यंजन। दो में से एक का व्यंजन होना जरूरी है। दोनों ही व्यंजन हो सकते हैं और दूसरा स्वर भी हो सकता है। स्वर व्यंजन दोनों किसी भी क्रम में आ सकते हैं। तो ये तीन जो स्थितियां हैं, ये किस में आती है? व्यंजन संधि में। तो व्यंजन संधि में क्या हुआ? जब दो व्यंजन मिलते हों, या व्यंजन के साथ स्वर मिलता हो, या स्वर के साथ व्यंजन मिलता हो, तो वो किस में आएंगे? व्यंजन संधि में। और फिर आती है विसर्ग की बात। विसर्ग में सीधा सा है, पहले क्या आएगा? विसर्ग, और बाद में स्वर और व्यंजन दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो विसर्ग के साथ स्वर या विसर्ग के साथ व्यंजन, कभी भी बाद में विसर्ग नहीं आएगा। हमेशा ध्यान, विसर्ग में ध्यान रखना, व्यंजन में तो पहले बाद में आ सकता है, लेकिन विसर्ग में कभी ऐसा नहीं होगा कि स्वर प्लस विसर्ग या व्यंजन प्लस विसर्ग, ऐसी कोई स्थिति नहीं है दोस्तों। पहले विसर्ग आएगा, उसके बाद स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है। तो ये 6 स्थितियां मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी। स्वर में क्या है? स्वर के साथ स्वर। व्यंजन में क्या है? व्यंजन प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन, या व्यंजन प्लस स्वर। ठीक है। और विसर्ग में क्या है? विसर्ग प्लस स्वर या विसर्ग के साथ व्यंजन। ये इस रूप में मेल होता है। तो संधि के कितने प्रकार? 3। वर्णों के मेल की स्थिति कितनी? 6। वर्णों के मेल की 6 स्थिति और संधि के 3 प्रकार। स्वर संधि में वर्णों के मेल की 1 स्थिति है। व्यंजन संधि में कितनी स्थितियां हैं? 3 है। और विसर्ग में कितनी है? 2 है। बात समझ में आ रही है? आनी चाहिए। बहुत सिंपल बात है और मैं बहुत इजीली बता रहा हूं, कोई मैं जटिल भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। चलिए, मैं एक एक उदाहरण लिख रहा हूं, इन उदाहरणों से बात को समझना। आपको लगता है कि संधि के नियम तो बताए ही नहीं, पहले हम लोग उदाहरणों की बात कर रहे हैं। मैं दोस्तों एक बात बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग संधि के नियम नहीं जानते, नियम उनको याद नहीं है, लेकिन संधि करना और संधि विच्छेद करना वो लोग जानते हैं। क्योंकि हम लोगों ने इतने साल पढ़ा है, बहुत सारे शब्दों को हमने रोज टटोला है, लिखा है, उच्चारण किया है, बोला है, बहुत बार प्रयोग में लिया है। तो फिर नियमों की आवश्यकता क्या है? जरूरत नहीं है नियमों की। बताऊं आपको मैं, नियमों की बात तुम लोग बाद में करेंगे। चलिए, उदाहरण देखिए आप लोग। एक है पर धन उपकार। एक कई बार विद्यार्थियों को ये समझ में नहीं आता, मैं कर रहा हूं स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर। कई बार बच्चों को समझ नहीं आता कि यहाँ स्वर आया कि व्यंजन आया। मैंने एक दिन एक विद्यार्थी को पूछ लिया, इस शब्द को ध्यान से सुनना, ये लिखा है पर। पहली बात तो मैं एक चीज बता रहा हूं, भूलना मत कि संधि की जब बात करो तो आपको 2 वर्ण देखने हैं। कौन से? पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। बस, बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं। पहले का अंतिम वर्ण र और दूसरे का पहला वर्ण उ। बाकी वर्णों से अपना कोई लेना देना नहीं, वो तो यथावत लिखे जाएंगे। चलिए, मैंने पूछा कि पर। अब पर में मैंने कहा अंतिम वर्ण क्या है? अंतिम वर्ण क्या है? र है। र है तो बच्चे ने क्या कहा? सर व्यंजन है। क्या है? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बताऊं आपको मैंने कहा पर शब्द है ना, इसका अंतिम वर्ण है ना, अंतिम वर्ण वो है क्या? तो हम बोल रहे हैं पर, लास्ट में क्या आ रहा है? र आ रहा है। तो र क्या है? र तो हमने यही कहा, तो र तो व्यंजन है। र तो क्या है? व्यंजन है। लेकिन यहां एक बहुत गहरी बात है, र व्यंजन है लेकिन इसका अंतिम वर्ण है ना, वो व्यंजन नहीं है। क्यों? ध्यान देना। पर का करें संधि विच्छेद, तो प धन अ, धन र और धन अ। मैं पहले भी बता चुका हूं कि शब्द का ऑपरेशन करना, शब्द का विश्लेषण करना आपको आना चाहिए। हर जितना सूक्ष्म विभाजन हो सकता है अलग करो आप। पर को अलग करेंगे तो प आधा और धन, प में मात्रा किसकी? अ की, तो प धन अ और र धन अ। लास्ट में क्या बचा बताओ? अ बचा। लेकिन कई बार हम लोग क्या मान लेते हैं कि पर लास्ट में क्या है? र। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि हाँ सॉरी यह व्यंजन है। क्या है? व्यंजन। और यहाँ क्या है? स्वर। अच्छा, व्यंजन प्लस स्वर की स्थिति है तो हम लोग मान लेते हैं कि व्यंजन प्लस स्वर, ये तो किस में आता है? व्यंजन संधि में आता है। तो व्यंजन संधि मान लेते हैं हम लोग। इसलिए दोस्तों याद रखना, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो व्यंजन कब होगा और स्वर कब होगा। क्लियर स्थिति बता रहा हूं आपको मैं।
व्यंजन तभी होगा जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण उसमें क्या लगा हो, हलंत, हल का चिन्ह लगा हो। ध्यान देना मेरी बात पे। जैसे मैं उदाहरण लिख रहा हूं यहां, इसको देखना, ये द, ये क, इन दो उदाहरणों को देखो आप लोग, ये क, ये द, इन दोनों में क्या लगा हुआ है, हल चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, व्यंजन है, जबकि यहां हल चिन्ह है क्या, नहीं है। ये र पूरा है, र पूरा है मतलब इसमें अ की मात्रा है, तो अंतिम वर्ण क्या हुआ, अ। तो यहां पर में अंतिम वर्ण है वो अ है, र नहीं है दोस्तों। और यहां पर अंतिम वर्ण क्या है, क है, यहां अंतिम वर्ण क्या है, द है। क्यों, क्योंकि हल चिन्ह है। बात समझ में आ रही है मेरी? बात बहुत छोटी है लेकिन कई बार गलती हो जाती है। अगला चलो देखिए, यहां तो क्या है, ऊ आ गया, यहां अ है। मैं संधि हाँ इनके साथ अंडरलाइन कर देता हूं, चलो जिनकी संधि का मतलब है उन सब का मैं कर देता हूं, संधि का रेखांकित कर देता हूं। चलो ये क्या आया, पर धन उपकार, मैंने कह दिया पर में अंतिम क्या है, अ, और यहाँ क्या है, उ। तो अ भी स्वर है और उ भी क्या है, स्वर है। तो और स्वर के साथ स्वर मिलता है, संधि कौन सी होती है, स्वर संधि। ये देखिए आप लोग इधर, ठीक है। हाँ यहाँ बात करते हैं, दिख, ये क्या है, व्यंजन है, ये क्या है, स्वर है। तो व्यंजन के साथ स्वर, ये देख लीजिए इधर, व्यंजन प्लस स्वर, संधि कौन सी है, व्यंजन। यहां देखिए आप लोग, ये क्या है, व्यंजन है, और ये क्या है, स, स भी व्यंजन है। अब आपको लगता है सर कि र में जब स्वर था, सुनना बात को, जब मैंने ये कहा कि र में तो क्या है, अंतिम क्या है, स्वर है, तो फिर स में व्यंजन कैसे हो सकता है। देखिए देखो बात को, आप सम का आप करेंगे संधि विश्लेषण, तो ऐसे होगा, स धन अ धन म धन अ। हमें इधर से देखना है, इधर से देखना है। मैंने क्या कहा था, दूसरे शब्द का आपको पहला वर्ण देखना है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, ये स है। तो स क्या है, व्यंजन है। तो यहां क्या हुआ, ये व्यंजन और ये दोनों ही क्या है, व्यंजन। तो व्यंजन प्लस व्यंजन, संधि कौन सी, व्यंजन। और यहां देखिए वी, अब बताओ वी में क्या है, वी का करें अलग, तो व धन क्या है, ई, अंतिम वर्ण क्या हुआ, ई, ई क्या है, स्वर है। और ये स क्या है, व्यंजन है। तो स्वर धन व्यंजन, ये स्वर धन व्यंजन। तो व्यंजन धन स्वर, व्यंजन धन व्यंजन, और स्वर धन व्यंजन, ये तीनों स्थिति किसमें आती है, व्यंजन में। इसलिए ये तीनों जो उदाहरण हैं ये किसके हैं, व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। ये पहला जो है वो किसका उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण है। लास्ट में दो बच्चे, यहां भी क्या आ रहा है, विसर्ग, और यहां भी क्या आ रहा है, विसर्ग। ध्यान देना, जब यहां विसर्ग आ गए तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। बाद में जैसे यहाँ पर तो स्वर आ गया, यहाँ क्या आ गया, व्यंजन, चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, यहाँ स्वर विसर्ग आ गया, इसका मतलब संधि कौन सी है, विसर्ग। मैं एक चीज बता रहा हूं, जब किसी शब्द का संधि विच्छेद किया हुआ हो तो कम से कम इतना तो आपके समझ में आना चाहिए कि कौन से में कौन सी संधि है। परीक्षा में बहुत बार प्रश्न संधि विच्छेद का जरूरी नहीं आना, यह भी पूछते हैं कि शब्द में संधि कौन सी है, स्वर है कि व्यंजन है कि विसर्ग है। इन तीनों का अंतर ठीक समझ में आना चाहिए। यदि ये तालिका पूरी आपके समझ में आएगी तो मुझे लगता है आपको कोई शंका नहीं रहेगी। और इनका जब हम संधि की हमने, चलो परोपकार बन गया, दिक धन अंबर दिगंबर बन गया, तद धन सम तत्सम बन गया, वी धन सम विषम बन गया, बही धन अंग बहिरंग बन गया, और मन धन बल मनोबल बन गया। अब ये संधि है कि नहीं है इस बात का तो सीधा सीधा नियम बताऊं आपको मैं, अ धन उ, ये क्या हो गया, ओ हो गया। ये क किस बदल गया, ग बदल गया। ये द किस बदल गया, त बदल गया। ये स था नहीं, ये स, ये जो दंत्य स था वो किस में हो गया, मूर्धन्य स बदल गया। इधर देखो आप लोग, ये विसर्ग किस बदल गया, विसर्ग र बदल गया, और ये विसर्ग किस बदल गया, ओ की मात्रा बदल गया। बताओ सब में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वर्णों का मेल हो रहा है और किसी न किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर सब में संधि है। इसमें पहले उदाहरण में स्वर संधि है, इन तीनों में व्यंजन है, इन दोनों में विसर्ग है दोस्तों। तो ये स्वर वर्णों के मेल की 6 स्थितियां, संधि के 3 प्रकार, और मैंने प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखा है। इसको ठीक से बैठ करके दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए। मुझे लगता है कोई शंका आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली। अब हम लोग बात पे आते हैं स्वर संधि पर। मैं अभी तक संधि की बात कर रहा था, अभी तक केवल संधि की बात कर रहा था, और संधि के हम लोग भेद पढ़ चुके हैं कितने, 3, स्वर व्यंजन और विसर्ग। अब मैं केवल किसकी बात कर रहा हूं, स्वर संधि की। अब मैं संधि की बात नहीं कर रहा हूं, स्वर संधि की बात कर रहा हूं, अर्थात संधि का एक प्रकार है स्वर, उस पर बात करेंगे। अब स्वर संधि क्या है हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं उधर सारणी में। स्वर संधि का मतलब क्या होता है, स्वर के साथ स्वरों का मेल। परिभाषा क्या हो जाएगी, स्वरों का मेल। संधि की परिभाषा क्या है, संधि की परिभाषा है वर्णों का मेल, जबकि स्वर संधि क्या है, स्वरों का मेल। सीधी बात, मेरी बात सुनना, संधि की जब बात करते हैं तब तो स्वर व्यंजन विसर्ग सारे उसके साथ माने जाते हैं, इसलिए वहां क्या हो जाएगा, वर्णों का मेल। लेकिन स्वर की बात करेंगे तो स्वर में तो वर्णों के मेल की एक ही स्थिति है,
और अभी मैंने बताई थी मैंने कौन सी, स्वर के साथ स्वर मिलता है, इसलिए स्वरों का मेल है वो स्वर संधि है, लेकिन यहां भी परिवर्तन आना जरूरी है। अगली बात, स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। स्वर संधि को 5 भागों में बांटा जाता है। स्वर संधि को 5 भागों में बांटा जाता है। 5 भाग कौन कौन से, मैं बहुत संक्षिप्त में परिचय दे रहा हूं। हालांकि संधि का चैप्टर इतना लंबा चौड़ा है कि हम लोग एक छोटी सी बात पर 3 क्लास बना सकते हैं, 5 क्लास बना सकते हैं, क्योंकि शब्दों का कोई अंत नहीं है। हिंदी का शब्द भंडार बहुत बड़ा है, हिंदी का शब्द भंडार बहुत बड़ा है। और संधि के बारे में एक बात और बताना चाहूंगा कि संधि की जरूरत क्या पड़ी। दरअसल है क्या मालूम है, दरअसल स्थिति यह है कि हिंदी में जो मूल शब्द है ना, मूल शब्द, वो सारे, हम जितने शब्द पढ़ते हैं हिंदी में, वो सारे मूल शब्द नहीं है। मूल शब्द बताऊं मैं आपको, उदाहरण दूं, जैसे एक शब्द है जल, ये जल है, जल, ये क्या है? मूल शब्द है। मूल शब्द वही है जो किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है। हम लोग जल कहते ही हमारे ध्यान में आ जाता है कि जल क्या है, जिसको वाटर कहते हैं, जिसको हम लोग पानी कहते हैं, जिसको हम लोग पीकर के प्यास बुझाते हैं, जल कहते हैं। अब हमें ही नहीं मालूम कि उसका नाम जल क्यों रखा, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जल का विभाजन नहीं हो सकता। जल का विभाजन करना, ज और ल बचेगा, क्या अर्थ रहेगा? वर्ण रहेंगे, वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता। तो जल अपने आप में क्या है? मूल शब्द है। लेकिन दोस्तों, लेकिन केवल जल नहीं है, जल से बहुत सारे शब्द बनते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि एक बनता है जलज, जल के साथ ज जुड़ा तो क्या बन गया? जलज। जल के साथ द जुड़ा तो क्या बन गया? जलद। जल के साथ धी जुड़ा तो क्या बन गया? जलधी। मेरी बात सुनना आप लोग, जल मूल शब्द है, लेकिन इनके साथ जब बहुत सारे प्रत्यय जुड़े, ज प्रत्यय है, द प्रत्यय है, धी प्रत्यय है, जलज, जलद, जलधी, और इन तीनों शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं। जलज का मतलब कमल होता है, जलद का मतलब बादल होता है, और जलधी का मतलब समुद्र होता है। तो बताओ, ये जो समुद्र के, कमल के, बादल के जो पर्यायवाची बने, इनमें मूल शब्द क्या है? जल। किससे बने? इनके साथ उपसर्ग जुड़ने से। मैं फिर बता रहा हूं, संधि की जरूरत इसलिए है कि मूल शब्दों से मैं कुछ जोड़ करके, दो शब्दों को मिला करके और नए शब्दों का निर्माण होता है। और नए शब्दों के निर्माण की 4 स्थितियां हैं। हिंदी के अंदर जो मूल शब्द हैं, उनसे जो नए नए शब्द बने, उसकी 4 प्रक्रियाएं हैं दोस्तों। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, इनका काम यही है कि शब्दों को जोड़ना और नए नए शब्दों का निर्माण करना। चलिए दोस्तों, हम स्वर संधि की बात कर रहे हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। मैं 5 भेदों का संक्षिप्त परिचय एक ही नजर में आपको बता रहा हूं, बाद में हम लोग सबकी अलग अलग बात करेंगे। यह मत समझना कि स्वर संधि पूरी हो गई। स्वर संधि को पूर्ण होने में बहुत समय लगेगा, ध्यान देना। हम जो 5 भेद पढ़ रहे हैं ना, इन 5 भेद पर 5 कक्षाएं होगी ना, तब भी शायद पूरा नहीं होगा। चलिए हाँ, समझते हैं बात को। पहले तो आप लोग इन 5 भेदों के नाम याद करिए। आप लोग नाम याद करिए। हाँ, दीर्घ, दीर्घ, चलो दोस्तों यहां बात करते हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। पहले तो आपको ये 5 नाम याद रखने हैं। स्वर संधि के भेद की बात कर रहा हूं मैं। पहले तो संधि के भेद की है 3, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब हम लोग स्वर संधि के भेद की बात कर रहे हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, मैंने जब नाम लिखे तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, लेकिन यण और अयादि के आगे मैंने स्वर नहीं लिखा। हाँ, कई किताबों में लिखा मिलता है कि यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, लेकिन ऐसा नहीं लिखना चाहिए दोस्तों। दीर्घ, गुण और वृद्धि, इनको तो ऐसे लिखेंगे दीर्घ स्वर, गुण स्वर, वृद्धि स्वर। लेकिन जब यण की बात करेंगे तो यण स्वर नहीं लिखेंगे, केवल यण लिखेंगे। और जब हम लोग अयादि की बात करेंगे तो केवल अयादि लिखेंगे, अयादि स्वर संधि नहीं लिखेंगे। चलिए, ये तो 5 नाम की बात हुई। अब इन 5 नामों में क्या है, मैंने कोष्टक में कुछ चीजें लिखी है, इस पर आपको अच्छी तरह गौर करना है। यह बात अगर आपकी समझ में आ गई, मैं फिर कह रहा हूं, परीक्षा में प्रश्न 2 प्रकार से आते हैं। एक तो किसी शब्द का संधि विच्छेद करना, और एक उसमें संधि का प्रकार बताना। और संधि की प्रकार आप कब बता पाएंगे? 2 चीजें होती है। हाँ, अभ्यर्थी सोचता है कि पहले संधि विच्छेद करूं या संधि का नाम पता लगाऊं। मेरा यह मानना है, सबकी अपना अपना तरीका हो सकता है, लेकिन मेरा यह मानना है कि पहले आपको संधि का प्रकार पता लगाना चाहिए। संधि का प्रकार पता लगेगा ना,
तभी आप लोग ठीक से विच्छेद कर पाएंगे। कई लोग पहले विच्छेद करते हैं और बाद में प्रकार का पता लगाते हैं। इस तरीके को मैं ठीक नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता, जब हमें पता ही नहीं है कि संधि है कौन सी इसके अंदर, तो हम लोग उसको शब्द को अलग करेंगे कहां से और किस तरह करेंगे, ये समझ में नहीं आएगी। इसलिए किसी शब्द को देख करके 99% आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उस शब्द में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है। मैं स्वर संधि की बात कर रहा हूं, पांचों भेद यहां लिखे हैं। मैं गारंटी दे सकता हूं आपको कि 99% कोई भी शब्द होगा ना, उसको देख करके आप, यदि वो स्वर संधि का उदाहरण है तो आप बता देंगे कि स्वर संधि का कौन सा भेद उसमें प्रयोग हुआ है। मैंने कोष्टक में कुछ बातें लिखी है, अच्छी तरह देखना। क्या लिखा मैंने? दीर्घ के आगे लिखा आ, ई, ऊ और री। एक ये री लिखा है ना, इसको मैं अलग से बात करूंगा, लेकिन आप तीन चीज याद रखिए, आ, ई और ऊ, वही बात कर रहा हूं, बड़े लिखे सारे। मैं जब वर्णमाला की बात कर रहा था, मैं ह्रस्व और दीर्घ में बांट रहा था, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों में वैसे तो वो 7 माने जाते हैं सारे, अ, ई, ऊ और री, ये तीनों चारों ह्रस्व है और बाकी सारे क्या है? दीर्घ है। लेकिन शुद्ध रूप में हम लोग जब दीर्घ स्वरों की बात करते हैं ना, तो मैंने एक दिन बताया था आपको कि आप 3 ही मान सकते हैं, आ, ई और ऊ। खास करके संधि के संदर्भ में जब आप दीर्घ संधि की बात कर रहे हैं तो आपको 3 स्वरों को ही दीर्घ मानना है। 3 कौन से हैं? आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये 3 याद रखना दीर्घ के साथ, ठीक है। गुण की बात करते हैं तो ए, ओ, ये 2 तो याद रखना। सिर्फ अर की बात बाद में करूंगा, मैं जिनको अंडरलाइन कर रहा हूं उनकी बात बाद में करूंगा। एक बार तो आप अ से लेकर औ तक के जो स्वर हैं उनको ठीक सुनिएगा बात को आप। तो आ, ई, ऊ किस में आगे? दीर्घ में। ए और ओ किस में आगे? गुण में। ऐ और औ किस में आगे? वृद्धि में। बच्चा क्या बच्चे बताओ आप? अ, छोटी ई और छोटा ऊ, वो 3 बचे, तो उनका यहां है नहीं, वो बनते नहीं है। वो जुड़ते हैं आपस में लेकिन वो बनते नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए आ, ई, ऊ दीर्घ, ए, ओ गुण, ऐ और औ ये किसमें है? वृद्धि। इन तीनों को ठीक से समझना। मैं ये बता रहा हूं कि अब आप नीचे आगे मैंने उदाहरण लिखे हैं, देखिए कुछ उदाहरणों को देखिए। ये उदाहरण लिखा मैंने क्रमांक, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, मां को। मैंने लिखा रविंद्र, अंडरलाइन कर रहा हूं। मैंने लिखा गुरुपदेश, रू को अंडरलाइन कर रहा हूं। मैं जिनको रेखांकित कर रहा हूं वहां ध्यान दीजिएगा। ये इसलिए कर रहा हूं कि आपको शब्द देख करके ये पहचान होनी चाहिए कि इसमें कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है। यहां मैं रेखांकित कर रहा हूं रे, यहां मैं कर रहा हूं नो, ठीक है दोस्तों। यहां मैं कर रहा हूं ये दे, यहां कर रहा हूं त्रो। मेरी बात सुनना, मैं रेखांकित क्यों कर रहा हूं? मैंने ये कहा था दीर्घ संधि में 3 मात्राएं होती हैं, 3 स्वर होते हैं दीर्घ के रूप में, आ, ई और ऊ। इसका मतलब जिस शब्द में दीर्घ संधि होगी उसके शब्द में बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसा वर्ण आएगा जिस पर इनमें से कोई ना कोई मात्रा लगी हुई होगी। ध्यान दीजिए, आ की बात की थी, यहां आ की मात्रा है। ई की बात की थी, यहां बड़ी ई की मात्रा है। मैंने ऊ की बात की थी, यहां बड़े ऊ की मात्रा है। एक बड़े ऊ की मात्रा में एक और दिक्कत ध्यान रखना कि र लिखते हैं, र में ये तो होती है छोटी मात्रा, ये छोटा रू है, और ये लिखते हैं ना तो ये बड़ा है। छोटा रू का मतलब उसके अंदर से निकलती है, जबकि जब बड़ा लिखते हैं ना बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं। र मैं खास करके बात कर रहा हूं, बाकी की बात नहीं कर रहा। तो वो गांठ बन के और अलग से निकलती है। ये छोटी मात्रा है ऊ की और ये बड़े ऊ की मात्रा है। तो यहां कौन सी मात्रा है? बड़े ऊ की मात्रा है, रू। तो आ, ई और ऊ 3 स्वर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? इनको देखते ही पता लग जाएगा आपको कि संधि कौन सी है। हाँ, दीर्घ है। आते हैं हम लोग गुण संधि पे। मैंने यहां मात्रा की रे में, किसकी मात्रा है बताओ? ए की मात्रा दोस्तों। किसकी मात्रा है? ए की। ये नो बताओ किसकी मात्रा है? ओ की मात्रा है। तो यहां क्या लिखा हुआ है? ए और ओ। इसका मतलब जिस शब्द के बीच में किसी वर्ण पर ए या ओ की मात्रा आएगी तो नॉर्मली उसमें संधि कौन सी हो जाएगी? गुण हो जाएगी। मैं 100% गारंटी नहीं ले रहा हूं, बताऊं। बहुत सारे उदाहरण ऐसे भी आएंगे जहां ए ओ की मात्रा होगी लेकिन गुण नहीं होगा। कुछ उदाहरण ऐसे भी होंगे जिनमें आ, ई, ऊ की मात्रा तो आएगी लेकिन वहां दीर्घ नहीं होगी। लेकिन मैं 2 चीजें उल्टी बता रहा हूं। जहां पर दीर्घ होगी वह 100% आ, ई और ऊ की मात्रा आएगी, लेकिन जहां आ, ई, ऊ की मात्रा हो वह जरूरी नहीं है कि दीर्घ ही हो, संभावना बनती है। देखिए, तो ये ए और ओ की मात्रा आ गई। हाँ, वृद्धि में बात कर रहे हैं हम लोग, ये किसकी मात्रा है? ऐ की। यहां किसकी मात्रा है? औ की। तो ये ऐ और औ, ऐ और औ, ये 2 मात्रा यहां आ रही है तो वृद्धि में। तो दोस्तों दीर्घ में आ, ई, ऊ, गुण में ए, ओ
और वृद्धि में ऐ और औ। इसके अलावा मैंने एक यहाँ री लिखा है मैंने, हालांकि इसका हिंदी में कोई अस्तित्व नहीं है, फिर भी मैंने लिखा है ये। एक देखिए दोस्तों, री होते हैं री, ये तो री है ह्रस्व, और एक री है, ये डबल कर देते हैं ऐसा, तो ये क्या हो जाती है दीर्घ। हालांकि हिंदी में इसके कोई उदाहरण नहीं मिलते, संस्कृत में इसका प्रयोग होता है, फिर भी समझ सकते हैं आप लोग। दो ह्रस्व री री मिलकर के दीर्घ री बन जाती है। जैसे ये शब्द है बहुत अच्छा, हिंदी में कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन परीक्षा में कई बार पूछ सकते हैं, पितृधन ऋण। तो ये भी री और ये री और री मिलकर क्या हो जाती है दीर्घ री, तो ये यूं डबल हो जाता है। पितृण, क्या पढ़ते हैं इसको, पितृण, पितृ और पितृण, समझ रहे बात को। तो इस उदाहरण को भी थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए, एक ये अर वाली बात कर रहा हूं, ये अर में मतलब र आधा है और पहले उसके अ की मात्रा है, तो यह में अ की मात्रा है, और ये र, मैंने रेफ र की बात कल करी थी पिछली कक्षा में, तो ये र आधा हो रहा है अर। ऐसे कुछ उदाहरण हैं, उनकी बात हम लोग जब गुण संधि पढ़ेंगे तब बात करेंगे। और ऐ और औ इसमें आ गया। अब यण संधि में क्या है, तीन चीजें लिखी मैंने, य व और र, ध्यान देना। अब रेखांकित किसको कर रहा हूं, देखिए ये य व और ये त्र में क्या आ रहा है, र आ रहा है। दोस्तों तीन बातें बता रहा हूं मैं आपको। जब किसी शब्द के मध्य य, तीन य व और र ये वर्ण आते हैं, और उससे ठीक पहले आधा वर्ण हो। कैसा वर्ण हो, आधा। आधे का मतलब स्वर रहित। देखिए देखो, ये य लिखा है और यह से पहले आधा तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यह आ रहा है और यह से पहले क्या आ रहा है, आधा तो आ रहा है। या वह आ रहा है और वह से पहले आधा स आ रहा है। या ये त्र को तो लोग पढ़ चुके हैं, क्या है त्र में, आधा त और र है, तो र आ गया और उससे पहले क्या है, आधा त है। तो य व और र आ रहे हैं, और उससे ठीक पहले वाला अक्षर क्या है, व्यंजन क्या है, आधा है। तो आप समझ लेना कि संधि कौन सी है, यण संधि है दोस्तों। और लास्ट है अयादि। अयादि में चार चीजें हैं, अय, आय, अव और आव। इसका अर्थ ये होता है कि य और वह तो इसमें भी आएंगे। देख लो दोस्तों, ये य आ रहा है, देख लो आप, ये य आ रहा है, वह आ रहा है और वह आ रहा है। क्या समझे आप लोग, य और वह है ना, जो य और वह, वो यण में भी आते हैं और य और वह किस में आते हैं, अयादि में भी आते हैं। लेकिन एक फर्क है, फर्क ये है कि यण संधि में क्या हो रहा है, य और वह और र भी आ रहा है हालांकि, और उससे पहले वाला अक्षर क्या आ रहा है, आधा आ रहा है। क्या आ रहा है, आधा। जबकि इन उदाहरणों में आप देखेंगे कि य और वह तो आ रहे हैं, लेकिन य से पहले वाला जो व्यंजन है वो स्वर रहित नहीं है, उसमें क्या आ रही है, मात्रा आ रही है। जैसे नय, गाय, हव, पाव। अब इससे पहले वाले वर्ण में अगर आप मात्रा देखेंगे, मान लीजिए ये न में किसकी मात्रा है, अ की, तो ये अ और ये य है, आय। तो ये ग में किसकी मात्रा है, आ की, तो ये यहाँ क्या है, आय है। यहाँ अ में किसकी मात्रा है, अ की है, तो क्या है, अव है। और ये यहाँ किसकी मात्रा है, आव की है, आव, आव। देखिए दोस्तों, यहाँ इस बात शब्दों को आप ध्यान से देखोगे तो नयन, नय में क्या आ रहा है, अय। गायक, गाय, आय। हवन, हव, अव। पावक, पाव, पाव में प को हटा दें, पीछे क्या बचता है, आव। तो अय, आय, अव और आव, ये किसके उदाहरण हैं, अयादि संधि के उदाहरण हैं। दोस्तों मैं फिर एक बार बात कर रहा हूं कि स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। चलिए दोस्तों, लास्ट बात कर रहा हूं कि स्वर संधि के 5 भेद की बात कर रहे थे हम लोग, और जिसमें दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, इन पांचों की जब हम लोग बात करते हैं तो पांचों के मैंने नाम लिख दिए, पांचों में कौन कौन सी मात्राएं आती है, कौन से स्वरों का प्रयोग होता है वो लिख दिया, और मैंने प्रत्येक के उदाहरण लिख दीजिए। यहां से आपके बात ये समझ नहीं आएगी कि संधि विच्छेद कैसे होगा, लेकिन आपको शब्द देख करके उसमें कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है उसकी पहचान आपको होनी चाहिए। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे संधि की, संधि में कौन कौन सी स्थितियां हैं, ये 4 मैंने पृष्ठ आपको बताए हैं, चारों को ठीक से देखिएगा। और अगले जो वीडियो है, अगली जो कक्षा है, उसमें हम लोग किसकी बात करेंगे, स्वर संधि के 5 भेदों की बात कर ली, अगले में हम लोग किसकी बात करेंगे, दीर्घ। अब दीर्घ
गुण, वृद्धि, यण और अयादि, ये जो पांचों ही जो हैं, इन पांचों पर हम लोग अलग अलग समझेंगे। एक एक कक्षा में एक एक संधि को हम लोग अच्छे से समझेंगे। आपको किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रहेगी। तो आप लोग संधि के संदर्भ में सामान्य जानकारी, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, वर्णों के मेल की स्थिति, कुछ उदाहरण, संधि और संयोग में अंतर, और स्वर संधि के 5 भेद, और किसी शब्द को देख करके ये पता लगाना कि उसमें स्वर का कौन सा भेद प्रयोग हुआ है। ये तमाम बातें आज की कक्षा में हो चुकी हैं। आज की कक्षा में इतना ही। शेष बात दीर्घ संधि से हम शुरू करेंगे, दीर्घ स्वर संधि की, वो अगली कालांश में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।